अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने ई लर्निंग प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक नया सेगमेंट जो है बीच में लाए हैं और वो ई लर्निंग के ज़रिए से ज़ैबलिक ई लर्निंग चैनल को स्टार्ट किया है ताकि फैकल्टी मेंबर्स अपने कोर्सेज़ को रिकॉर्ड करके और इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाएं। वैसे तो आपको पता है कि इस पेंडेमिक से पहले मैक्सिमम कोर्सेज़ कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन चूँकि बहुत अरसा गैप है, इस गैप को की वजह से बहुत ज़्यादा तालीमी नुकसान हुआ है बच्चों का। तो इस पर्सपेक्टिव में हमने कोशिश किया कि इनको जो है ना रिवीजन करवाया जाए और सिलेक्टेड टॉपिक्स पे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाएँ, उसको डिलीवर किए जाएँ और इसी तरीके से जो है जब वो यूट्यूब के ज़रिए वो लेक्चर सुने तो उनमें अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या फर्दर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उस कमेंट्स के ज़रिए जो है ना वो पूछ सकते हैं और टीचर उसको उनका उस कमेंट के रिप्लाई के तौर पे उनकी एक्सप्लेनेशन कर सकता है। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 199 को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 199 बुनियादी तौर पे एक अहम तरीन पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इसके अंदर जो हाई कोर्ट्स हैं उनके पावर्स को, उनके अख्तियारात को डिफ़ाइन किया गया है कि हाई कोर्ट्स अब किस किस तरह की जुरिसडिक्शन को किस तरह के कौन से किस तरीके से जो है पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो है मैं ये समझता हूँ कि इसके पावर्स को 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक जो है उसका जो हिस्सा है वो ये है कि कोई भी अग्रीव्ड पर्सन, कोई भी मुतासिर शख्स किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के ऑर्डर की वजह से और कोई और अल्टरनेट रेमेडी उनके पास नहीं है, यानी किसी और कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके अंदर किसी कोर्ट में जाएं, सिविल कोर्ट में जाएं या क्रिमिनल कोर्ट में जाएं या किसी और कोर्ट में जा सकें। तो विंडो तो कानून में कभी भी क्लोज नहीं होता है। किसी भी तरीके से जो है एग्जिट विंडो होता है और ये 199 बुनियादी तौर पे अगर बिल्कुल सिंप्लीफाई करके चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये एग्जिट विंडो है उन लोगों के लिए जो रेमेडी के लिए आते हैं या किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को कोई डायरेक्शन देनी है। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इस 199 आर्टिकल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब अग्रीव्ड पर्सन यानी मुतासिर शख्स, वो मुतासिर कैसे हो सकता है? मुतासिर किसी अपने जो है वो ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मुतासिर हो सकता है जिसमें उसको ये महसूस करता है वो कि जो ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो गलत इसका ऑर्डर है और इस ऑर्डर का कहीं और चैलेंज करने की जो है ना वो फोरम भी लॉ के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो उस सूरत में वो हाई कोर्ट को रुजू कर सकता है। और हाई कोर्ट क्या कर सकता है? हाई कोर्ट जो है अपने टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में प्रोविंस, फेडरेशन, लोकल अथॉरिटी, एटोनोमस बॉडी, सेमी एटोनोमस बॉडी, लोकल बॉडीज़, यानी वो तमाम जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं उनको हाई कोर्ट हुक्म दे सकती है कि ये एक्शन
जो उन्होंने उठाया है, जो एक्शन उन्होंने लिया है, वो एक्शन ना ले, रोक सकती है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। तो इससे साबित क्या हुआ? इससे साबित ये हुआ कि जब किसी भी शहरी के पास कोई और सब्सिट्यूट, कोई और अल्टरनेटिव, कोई और चीज़ ना हो, तो उसके पास हाई कोर्ट का फोरम मौजूद है कि वो अपने ग्रीवेंस को हाई कोर्ट में जाकर किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, पब्लिक फंक्शनरी, गवर्नमेंट फंक्शनरी जो अग्रीड पर्सन के ख्याल में गलत काम कर रहा है, गलत ऑर्डर कर रहा है, इलीगल ऑर्डर कर रहा है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो उसको इस फोरम यानी कि हाई कोर्ट के जो ज़रिए से उस एक्शन को रुकवा सकता है। और हाई कोर्ट इसको का ये कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन है। आर्टिकल 199 जो है ना, वो हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो मैं क्लासरूम में भी बच्चों को अक्सर कहता हूँ और उनको बताता हूँ कि पहली कंडीशन इसकी ये है कि ग्रीवेंस हो और साथ में उस ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए लॉ के अंदर कोई और रेमेडी मौजूद ना हो। अगर कोई और रेमेडी मौजूद है, कोई लोअर फोरम ऑफ द कोर्ट मौजूद है, कोई और तरीक़ेकार जुडिशल सिस्टम में अगर है और कोई सबऑर्डिनेट लॉ मौजूद है, तो वो सबसे पहले उन जो मोड्स हैं या वो जो तरीके हैं या वो फोरम्स हैं, उनको सबसे पहले एक्सरसाइज करना पड़ेगा उसको। अगर वो नहीं है अवेलेबल, तो फिर ये विंडो खुलता है फॉर दी अग्रीव पर्सन्स। तो ये हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है। अब ये तो यानी कि किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को रोकने के पावर से किसी भी काम, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, किसी भी ऑर्डर को रोकने की, किसी काम को रोकने की। अब दूसरा जो है वो डिक्लेरेशन का है कि कोर्ट कोई काम करने का डिक्लेयर कर सकती है। कोई भी अग्रीव पर्सन कोर्ट में जा सकता है और उन तमाम अफेयर्स जो फेडरेशन से ताल्लुक़ रखते हों, वफाक से, वफाकी अदारों से, वफाकी हुकूमत से, सूबे से ताल्लुक़ रखते हों, सूबाई गवर्नमेंट से, सूबाई गवर्नमेंट के तहत चलने वाले अदारों से, लोकल अथॉरिटीज़ से, ये डिक्लेरेशन देने के लिए जा सकता है कि आप ये काम, ये वर्क करें। यानी कि ये डिक्लेरेटरी आर्डर जो है ना कोर्ट की होगी कि आपने ये काम करना है और आपको करना चाहिए। लेकिन इसमें भी फिर वही कंडीशन है कि अगर किसी और लॉ ऑफ लैंड में, किसी सबऑर्डिनेट लॉ में, किसी और फोरम ऑफ लॉ में, किसी और कोर्ट में रेमेडी कानून के तहत अवेलेबल नहीं हो, तो फिर आप हाई कोर्ट के अंदर आ सकते हैं। हाई कोर्ट के इस कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज इन्वोक कर सकते हैं और हाई कोर्ट जो है इस सिलसिले में रिलीफ दे सकती है या आपके केस को मेरिट पे कंसीडर करते हुए आपको रिलीफ नहीं दे सकती है। ये जो डिस्क्रिशन है वो कोर्ट के पास है। कि बहुत ज़्यादा जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ है, एग्जीक्यूटिव है, उस से शिकायतें सिटीजन्स को होती हैं। और वो शिकायतें
आम तौर पे ये होती है कि जी फलां शख्स को या फलां सिटीज़न को रोका हुआ है, कन्फाइन किया हुआ है, बंद किया हुआ है, उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, उसकी फ्री में मूवमेंट पे पाबंदी लगाई हुई है, उसको इलीगली पुलिस स्टेशन पे रखा हुआ है, उसको इलीगली किसी ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे उसको जो फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ राइट है, जो वो फ्रीडम जो है उसका मूवमेंट का वो उस पर कोई कदगन लग रहा है, उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको रोका हुआ है, उसको बंद किया हुआ है, उनको कन्फाइन किया हुआ है। तो इस सूरत हाल में कोर्ट जो है उसमें वो अग्रीव्ड पर्सन जा सकते हैं और कोर्ट किसी भी बंदे के इलीगल जो कन्फाइनमेंट है उसको इलीगल डिक्लेयर करा दे सकती है, उसको डायरेक्शन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को दे सकती है, उसको रिलीज़ करने का, उसको अपने तरीके से अपने मूवमेंट करने का, जो अंडर द लॉ जो है ना उसको राइट है। तो ये जो है बुनियादी तौर पे एक फंडामेंटल जो राइट जो गारंटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस के ज़ुमरे में आता है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर हैं बुनियादी तौर पे फंडामेंटल राइट्स के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो गारंटी करता है कि किसी को भी, वो आप पहले पढ़ चुके हैं, 28 के करीब जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं आप, कि उस वो स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनको उन फंडामेंटल राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करे, उसको इम्प्लीमेंट करे। और ये शहरी के ऐसे बुनियादी हकूक़ हैं जो कि ख़त्म नहीं किए जा सकते। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो चीज़ ये है कि हम आप सब शहरी हैं, हम सिटीज़न हैं और हम इस मुल्क के शहरी हैं। अब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, उसके तहत चलने वाले इंस्टीट्यूशंस, डिपार्टमेंट्स, एटोनोमस बॉडीज, सेमी एटोनोमस बॉडीज, लोकल अथॉरिटीज, उसमें अगर कोई शख्स काम कर रहा है और कोई शहरी ये समझता है कि ये जो काम कर रहा है इसको ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके पास इस काम करने का कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, किसी इदारे का चेयरमैन है। अब वो उसकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो प्रोसीजर को फॉलो किए बगैर हुई है, जो प्रोसीजर लेट डाउन है लॉ के अंदर। कोई शख्स है जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है और वो उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, तो कोई भी शहरी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है और हाई कोर्ट में ये कह सकता है कि इनसे पूछा जाए कि इन विच अथॉरिटी ऑफ लॉ ही इज डूइंग दिस जॉब, ये काम किस अथॉरिटी ऑफ लॉ के तहत कर रहा है। और अगर हाई कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सके वो शख्स जिसको क्वेश्चन किया गया है उस पिटीशन के अंदर, तो इस सूरत में हाई कोर्ट उसको उस काम से, उस पोजीशंस के जो पावर्स हैं
उसको एक्सरसाइज करने से रोक सकती है। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए कोई भी आर्डर जो है वो कर सकती है, कोई आर्डर पास कर सकती है, हुकूमत को, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को कर सकती है। और इस सारी सूरत हाल में हुकूमत पाबंद होगा, गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, उसका रिप्रेजेंटेटिव पाबंद होंगे कि वो उस फंडामेंटल राइट्स को अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट उसको जो है वो उसको एक्सरसाइज करे और प्रोटेक्ट करे फंडामेंटल राइट। तो इस पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट बुनियादी तौर पे जितने भी मैंने पावर्स आपको हाई कोर्ट के बताए हैं, इन सारे पावर्स को अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पे हाई कोर्ट इन पावर्स के ज़रिए शहरियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनके राइट्स को गारंटी करती है थ्रू द डिक्लेरेटरी ऑर्डर्स, थ्रू डायरेक्शंस, और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की जो बियॉन्ड द पावर्स, बियॉन्ड द लॉ जो एक्शंस हैं उनको रोक सकती है। और ये एक ऐसा बैलेंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इससे शहरी के हुकूक अपनी जगह पर महफूज होते हैं और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को पावर, एक्सिस पावर जो लॉ ने उनको नहीं, नॉट वेस्टेड इन द लॉ, वो उसको रोक सकती है। तो मैं समझता हूँ कि आज आपने इस लेक्चर को गौर से सुना होगा और इस लेक्चर से कई डेफिनेटली पॉइंट्स मतलब निकलेंगे, लेकिन इसमें कोशिश ये करें कि आप जो सवाल पूछें वो इसके एम्बिट में होना चाहिए, इस जो हमने स्टडी की है या जो आर्टिकल है उसके स्कोप में होना चाहिए, क्योंकि ये क्लासरूम नहीं है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा वाया मीडिया है जिसके ज़रिए से अगर आप एक एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछेंगे और ऑब्जेक्टिव होके पूछेंगे और रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा इस आर्टिकल के साथ वो पूछेंगे तो आप इससे कुछ हासिल कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि आपने जो है वो इससे कुछ लर्न किया होगा और आगे भी हम इस सिलसिले को जो है ना वो आगे बढ़ाते रहेंगे। दूसरे फैकल्टी मेंबर भी आपके पास आएंगे, वो भी इसको इस तरीक़ेकार को अडॉप्ट करते हुए यूट्यूब पे अपने लेक्चर्स डालेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा तरीक़ेकार साबित होगा इस पेंडेमिक के दौर में, जिसमें तमाम रास्ते जो है नॉलेज गेन करने के रुक गए हैं। बहुत शुक्रिया।